कोई मिसाइल या सैनिक तैनात नहीं हुए, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने पुतिन पर करारा प्रहार किया। 18 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रूस की शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध लगाए। रूस पुराने बिना बीमा टैंकरों का बेड़ा गुप्त रूप से दुनिया भर में तेल ले जाने को उपयोग करता है। युद्ध शुरू होने के बाद इन टैंकरों ने रूस को जीवाश्म ईंधन निर्यात से 800 अरब यूरो से ज्यादा कमाए हैं। लेकिन यह तो सिर्फ झ्यात आंकड़ा है, असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में इस तेल का अधिकांश हिस्सा खुलेआम पश्चिमी स्वामित्व वाले जहाजों के जरिए ले जाया जाता था। दिसंबर 2022 में सख्त तेल मूल्य सीमा लागू होने पर पुतिन को विकल्प ढूंढने पड़े, तो उन्होंने इन पुराने जर्जर टैंकरों का इस्तेमाल किया जो कबाड़ होने वाले थे। रूस ने सैकड़ों जहाज गुप्त रूप से सस्ते में खरीदे और उनका उपयोग चीन, भारत जैसे देशों को तेल आपूर्ति के लिए किया। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा शैडो फ्लीट पर प्रतिबंध और रूसी तेल की कीमत सीमा $60 से घटाकर $47 करना पश्चिमी देशों को रूस पर असली दबाव डालने व उसके आक्रमण को रोकने का अच्छा मौका हो सकता है। हर बड़ी अर्थव्यवस्था कमोडिटीज पर निर्भर करती है, जिसमें तेल सबसे बड़ा और अहम है। पुतिन के लिए सौभाग्य की बात है कि तेल पर यह निर्भरता अब तक उनकी बचत का सबसे बड़ा कारण रही है। पश्चिम ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन रूसी तेल हमेशा खरीदारों तक पहुंच जाता है। रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले पर पश्चिमी देशों ने तुरंत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूसी बैंक खातों को फ्रीज कर वित्तीय लेन देन और रूस के तेल गैस निर्यात को निशाना बनाया, जो पुतिन की कमाई का मुख्य स्रोत है। इसका उद्देश्य रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर कर हमले की क्षमता सीमित करना और मास्को को अपनी योजनाओं पर फिर सोचने को मजबूर करना था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। युद्ध से पहले यूरोप अपनी 40% गैस और 25% कच्चा तेल रूस से लेता था। जर्मनी अपनी गैस का अधिकांश हिस्सा मास्को से आयात करता था। तो जबकि प्रतिबंध रूस को सजा देने के लिए बनाए गए थे, उन्होंने अनजाने में यूरोप की अपनी अर्थव्यवस्था को ही दबाना शुरू कर दिया। रूस ने यूरोप की कमजोरी को भांप लिया और रणनीतिक रूप से अपनी गैस की आपूर्ति को कम करना शुरू कर दिया, जिससे यूरोप के प्रतिबंध एक अनचाहे बुरे सपने में बदल गए। रातों रात यूरोप में ऊर्जा की कीमतें बढ़ गईं, जिससे महाद्वीप में अफरा तफरी मच गई। गैस की कीमतें 2021 में लगभग $50 प्रति बैरल से बढ़कर सिर्फ एक साल बाद ही चौंका देने वाले $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। परिवारों को अचानक 3 अंकों वाले बिजली बिलों का सामना करना पड़ा, व्यवसायों को फैक्ट्रियां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आम लोग सर्दियों भर अपने घरों को गर्म रखने के लिए जूझते रहे। विडंबना यह थी कि कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी रूस तेल और गैस से पहले से ज्यादा कमा रहा था। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती महीनों में ही मॉस्को ऊर्जा निर्यात से हर महीने लगभग $20 अरब कमा रहा था, जो युद्ध से पहले के $146 अरब के औसत से कहीं ज्यादा था। यूरोपीय देशों ने विरोध में रूसी तेल गैस आयात घटाया। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी से रूस को बिक्री नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ। एक समय पर पुतिन ने यहाँ तक मांग कर दी कि यूरोप को गैस के लिए सिर्फ रूबल में भुगतान करना होगा, जिससे यूरोपीय देशों को असंभव स्थिति में डाल दिया। या तो रूस की मांगे माने या फिर विनाशकारी ऊर्जा संकट का जोखिम उठाएं। कहना आसान है, करना मुश्किल और लगभग नामुमकिन है। 2022 में जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने चेताया था कि अगर रूस ने तेल उत्पादन में 50 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की, तो वैश्विक तेल कीमतें $380 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। जब कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तब यूरोप पहले से ही घबराया हुआ था। सोचिए, अगर कीमतें 200 या $380 प्रति बैरल तक पहुंचे, यूरोप की अर्थव्यवस्था टूट जाती। इसलिए रूसी तेल पर पूरी तरह प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं था। 2022 में नहीं, अब नहीं, शायद अगले दशक में भी नहीं, फिर भी कुछ करना था। शुरुआती पाबंदियों का असर न देखकर पश्चिमी देशों ने रणनीति बदलने का फैसला किया। 2022 के अंत में G7 ने यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ रूसी तेल की कीमत प्रति बैरल $60 तय की। तेल की कीमतें तब करीब $65 प्रति बैरल थीं, इसलिए सीमा जानबूझकर इससे थोड़ी कम रखी गई। इसका मकसद रूसी तेल की आपूर्ति जारी रखना था, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि मास्को हर निर्यातित बैरल से कितनी कमाई कर सकता है, उस पर एक सीमा लगाई जाए। $60 प्रति बैरल की कीमत पर रूसी तेल उत्पादन इतना लाभकारी था कि पुतिन आपूर्ति बंद करने से बच सके।
लेकिन यह उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन फंड करने के लिए काफी नहीं था। रूस से कहना आसान नहीं था कि तुम इससे ऊपर तेल न बेचो, और पुतिन इसके लिए आसानी से मानने वाले नहीं थे। इसके बजाय पश्चिमी देशों ने बीमा और शिपिंग कंपनियों को निशाना बनाया, जो वैश्विक तेल परिवहन का 90% संभालती थीं। ज्यादातर कंपनियां यूरोप से चलती हैं, इसलिए पश्चिमी देशों ने तय किया कि रूसी तेल $60 से ऊपर बिके तो वे उसका बीमा या परिवहन नहीं करेंगी। अगर रूस को टैंकर बीमा और भुगतान प्रणाली चाहिए थी तो उसे मूल्य सीमा माननी पड़ती। अब इससे मॉस्को मुश्किल में पड़ गया। रूस इनकार कर सकता था और सीमा से ऊपर तेल बेच सकता था, लेकिन फिर उसे वैकल्पिक बीमा करता, जहाज और वित्तीय नेटवर्क ढूंढने पड़ते, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल होती। या फिर रूस अनिच्छा से कम निर्धारित कीमत पर तेल बेच सकता था, जिससे निर्यात तो लगातार चलता रहता, लेकिन मुनाफा काफी कम हो जाता। रूस ने शुरुआत से ही इस विचार को खारिज किया और क्रेमलिन ने कहा कि वह बाहरी प्रतिबंधों के आगे नहीं झुकेगा। दिसंबर 2022 के अंत तक रूस ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जो फरवरी 2023 से लागू होना था। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री उन देशों या संस्थाओं के लिए प्रतिबंधित है जिन्होंने मूल्य सीमा योजना का समर्थन किया। फिर भी रूस जानता था कि तेल निर्यात रोकने से उसकी अर्थव्यवस्था को पश्चिम से ज्यादा नुकसान होगा। तेल बंद करना अरबों की जरूरी आमदनी खोना था, जो मॉस्को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस ने निर्यात बंद करने की बजाय मूल्य सीमा से बचने के चालाक तरीके अपनाए। मॉस्को ने पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए वैकल्पिक बीमा और शिपिंग नेटवर्क बनाना शुरू किया। नई घरेलू रूसी बीमा कंपनियां लगभग रातों रात उभर आईं, साथ ही समानांतर शिपिंग सिस्टम भी बन गए, जो पूरी तरह पारंपरिक पश्चिमी नियंत्रित समुद्री सेवाओं से अलग थे। इस रणनीति का एक मुख्य हिस्सा था, जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है, उसे बढ़ाना। यह पुराने, मुश्किल से समुद्र में चलने लायक तेल टैंकरों का छुपा हुआ नेटवर्क है, जो अलग अलग झंडों के नीचे चलते हैं और जिनकी असली मालिकाना हक दुबई, हांगकांग या दूर दराज के द्वीप देशों जैसी जगहों पर शेल कंपनियों के जरिए छुपाई जाती है। कई जहाज पश्चिमी मालिकों से सेकंड हैंड खरीदे गए और ऐसे देशों में फिर से रजिस्टर किए गए जो ज्यादा सवाल नहीं पूछते। 2023 तक विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने 600 से ज्यादा टैंकरों का बेड़ा तैयार कर लिया था, जो उनके अधिकतर तेल के परिवहन के लिए पर्याप्त था। बिना पश्चिमी सेवाओं की जरूरत के या किसी दखल की चिंता किए बिना ये ऐसे काम करता है। एक शैडो फ्लीट टैंकर प्रिमोर्स्क या उस्टलुगा बंदरगाह पर रूसी कच्चा तेल लोड करता है, लेकिन सीधे यूरोप न जाकर अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देता है, जिससे वह ट्रैकिंग स्क्रीन से गायब हो जाता है। दुनिया से छुपकर टैंकर तटस्थ जल क्षेत्र की ओर बढ़ता है, अक्सर भूमध्य सागर या ग्रीस की सीमा के पास। यहाँ वह एक और टैंकर से मिलता है, जो सुरक्षित देश में पंजीकृत होता है। समुद्र में इस गुप्त मुलाकात के दौरान वे शिप टू शिप ट्रांसफर के तहत एक जहाज से दूसरे में तेल पंप करते हैं। दूसरे टैंकर पर तेल चढ़ाने के बाद उसे दूसरे देश का बताना या गैर रूसी तेल में मिलाना आसान होता है, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानिए, इस तेल का कुछ हिस्सा यूरोपीय देशों तक पहुंचा। कीमत सीमा लागू करने की कोशिश जटिल और अप्रत्यक्ष तरीकों से हो रही है, जिससे यह लगभग असंभव है। यह तरीका इतना सफल रहा कि रूस का शैडो फ्लीट 2022 के अंत में करीब 600 टैंकरों से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 1100-1400 जहाजों तक पहुंच गया। 2025 के मध्य तक शैडो फ्लीट 1200-1600 जहाजों तक बढ़ गया, जो वैश्विक टैंकर फ्लीट का करीब 5वां हिस्सा है। वैसे इसमें सैकड़ों छोटे तटीय टैंकर शामिल नहीं हैं, जिनके बीमा कवरेज भी ऐसे ही ग्रे जोन में थे। चूंकि पश्चिमी बीमा कंपनियों ने कैप से ऊपर कीमत वाले तेल शिपमेंट्स को कवर करने से इनकार कर दिया, रूस और उसके सहयोगियों ने राज्य प्रायोजित या करीबी संबद्ध कंपनियों के जरिए अपनी खुद की समानांतर बीमा व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया। बिल्कुल, ये पॉलिसियां ज्यादा जोखिम वाली, संदिग्ध और महंगी थीं, जिनमें बिना दुर्घटना के कवर रहना ज्यादा संभव था। रूस के लिए यह छोटी कीमत थी, पर सिर्फ जहाज और बीमा पर्याप्त नहीं थे। रूस को ऐसे खरीदार ढूंढने थे जो अतिरिक्त जोखिम उठाने को तैयार हों, और उसने ऐसा करके ऐसे सौदे पेश किए जिन्हें ठुकराना मुश्किल था। मॉस्को ने अपने तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत और चीन जैसे देशों की ओर मोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें आकर्षित करने के लिए भारी छूट दी, ताकि वे लगातार और भरोसेमंद खरीदार बन सकें।
उदाहरण के लिए भारत को ही ले लीजिए। प्रतिबंधों से पहले वह मुश्किल से रूसी तेल आयात करता था, लेकिन प्रतिबंध लागू होने के बाद भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2023 की शुरुआत में भारत वैश्विक कीमतों से $12-15 प्रति बैरल कम पर रूसी तेल ले रहा था। सिर्फ एक ही साल में भारत एक छोटे खरीदार से रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया और हर दिन 1.8 करोड़ बैरल तक तेल आयात करने लगा। 2024 तक यह रूस के समुद्री तेल निर्यात का करीब 40% है। भारत के लिए ये छूट और इतनी बड़ी मात्रा में तेल इतना आकर्षक था कि इसे ठुकराना मुश्किल था। भले ही पश्चिमी देशों की ओर से लगातार कूटनीतिक दबाव और सख्त चेतावनियां मिल रही थीं कि वह पीछे हट जाए। इसी तरह चीन, जो बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, वह भी पीछे नहीं था। 2023 के मध्य तक चीनी रिफाइनर रूसी यूरल्स क्रूड बाकी वैश्विक मानकों से $9-10 प्रति बैरल सस्ता खरीद रहे थे। अप्रैल 2025 में चीन रूस के समुद्री कच्चे तेल निर्यात का करीब आधा ले रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन और भारत अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता हैं, रूस की इन दिग्गजों के करीब जाने की रणनीति उसकी अब तक की सबसे समझदारी भरी चालों में से एक साबित हुई। तो अब जब रूस हर कानूनी छेद से निकल रहा था, पश्चिमी देशों ने सीधे टैंकरों को निशाना बनाने का फैसला किया। लेकिन उसमें जाने से पहले 2022 के प्राइस कैप के साथ असल में हुआ क्या था? सच कहूं तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ। रूस ने शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर खर्चे बढ़ा दिए, क्योंकि वह संदिग्ध शिपिंग पर निर्भर है। पुराने टैंकर कठिन और जोखिम भरे हालात में चलने से रखरखाव खर्च, खराबी, देरी और समुद्र में हादसों की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी समस्याओं ने सीधे तौर पर बीमा प्रीमियम को काफी बढ़ा दिया, जिससे रूस के मुनाफे की मार्जिन लगातार कम होती गई। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को रूस ने भारी छूट दी, जिससे उन्हें हर बैरल सामान्य बाजार कीमत से काफी कम दाम मिले। रूस ने तेल की आपूर्ति जारी रखी, लेकिन उसकी कुल आय पर असर पड़ा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष शिपिंग और लगातार मार्ग बदलने की जटिल प्रक्रिया ने अकार्य क्षमता पैदा कर दी, जिससे रूस के लिए वह सुचारू और अत्यधिक लाभकारी संचालन करना असंभव हो गया, जैसा वह प्रतिबंधों से पहले करता था। शैडो फ्लीट से जीवन रेखा मिली, लेकिन इसकी भारी लागत के कारण रूस को कम मुनाफा और कमाई स्वीकार करनी पड़ी। शोध पत्रों के अनुसार मार्च 2023 तक रूस को यूराल्स कच्चे तेल पर जनवरी 2022 की तुलना में करीब $32 प्रति बैरल की बड़ी छूट देनी पड़ी। छूट का आधा हिस्सा इसलिए था क्योंकि तेल भारत लाने के लिए लंबा, जोखिम भरा और महंगा शिपिंग रास्ता चुनना पड़ता था। $17 की छूट भारत की नई सौदेबाजी क्षमता से मिली थी, क्योंकि भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था जो अब भी खुलेआम बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा था। इसलिए वह रूस पर दबाव डाल सकता था कि वह बहुत कम कीमतों पर तेल बेचे। दूसरे शब्दों में कहें तो G7 की $60 की प्राइस कैप ने अकेले रूसी तेल निर्यात को सीधे तौर पर सीमित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसने निश्चित रूप से असर डाला, क्योंकि इससे पूरी शिपिंग प्रक्रिया और कठिन, धीमी और काफी महंगी हो गई। और इसे ध्यान में रखते हुए अब केवल एक ही कदम बचा था, शैडो फ्लीट को ही निशाना बनाना। रूस अपनी तथाकथित शैडो फ्लीट यानी पुराने ऑयल टैंकरों से अरबों यूरो कमा रहा है। ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने रूस की शैडो फ्लीट पर प्रतिबंध लगाए हैं। कई प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति और बिक्री दुनिया भर में जारी रखी है। शुरुआत में इन शैडो टैंकरों पर प्रतिबंध अव्यवस्थित और असंगत थे। किसी जहाज को ब्लैक लिस्ट या उसके मालिकों पर प्रतिबंध लगने से वह पश्चिमी बंदरगाहों पर रुकने, बीमा लेने या सामान्य व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये कदम प्रभावी से ज्यादा प्रतीकात्मक थे। इनमें से कई जहाज फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस के तहत और शेल कंपनियों के नाम पर थे, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, दुबई या हांगकांग जैसे टैक्स हेवन में पंजीकृत थीं। यह पता लगाना कि इन जहाज़ों का असली मालिक कौन है और वास्तव में दंड लागू करना बेहद जटिल था। 2023 के अंत और 2024 में पश्चिमी सरकारों ने सख्त एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत महसूस की। उदाहरण के लिए अमेरिका के ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल या ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल कहीं अधिक सटीक हो गया। रूसी तेल को मूल्य सीमा से ऊपर ले जाने या नियम उल्लंघन करने वाले टैंकरों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए। इसका अर्थ था उनकी वित्तीय संपत्तियां फ्रीज करना, अमेरिकी बैंकों की पहुंच रोकना और पश्चिमी समुद्री सेवाओं की क्षमता सीमित करना।
कुछ जहाज कई बंदरगाहों पर परसोना नॉन ग्राटा हो गए। इसी दौरान यूरोपीय संघ और यूके ने प्रतिबंध और कड़े कर दिए। उन्होंने सीधे उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन पर कथित तौर पर डार्क शिपिंग रणनीतियों के जरिए प्रतिबंधों से बचने का शक था। जैसे कि अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर देना, नकली गंतव्यों का इस्तेमाल करना या यात्रा के दौरान संदिग्ध और बिना दस्तावेज वाले माल को लेना। अगर अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी तो जहाजों को गंभीर परिणाम झेलने पड़ते। कुछ जहाजों को यूरोप और यूके के बंदरगाहों में प्रवेश से रोका गया। अन्य जहाजों का माल जब्त कर लिया गया अगर उनके कागजात जैसे कि स्वामित्व दस्तावेज, बीमा प्रमाण पत्र, शिपिंग मार्ग या पंजीकरण पूरी तरह से सही नहीं पाए गए। 2025 तक यूरोपीय संघ रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े 118 और टैंकरों पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे कुल प्रतिबंधित जहाज 560 से ज्यादा होंगे। और अब सिर्फ यूरोप ही नहीं था, अन्य देश भी इसमें शामिल होने लगे थे, लगातार कार्रवाई कर रहे थे और रूस के तेल की तस्करी के ऑपरेशन पर और भी ज्यादा दबाव बना रहे थे। इस जून पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रूस के शैडो फ्लीट से जुड़े 60 जहाजों पर लक्षित प्रतिबंध लगाए और हाल ही में उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ाया, 95 और जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन क्या ये प्रतिबंध वास्तव में काम करते हैं? एक अध्ययन में वैश्विक कच्चे तेल टैंकरों की गतिविधियों का विश्लेषण कर 94 मिलियन जियोलोकेशन डेटा पॉइंट्स की जांच की गई और पाया गया कि प्रतिबंधित जहाजों ने अपने संचालन में काफी कमी की है। देखिए, एक बार जब किसी टैंकर पर प्रतिबंध लग जाता है तो वह महत्वपूर्ण समुद्री ढांचे से पूरी तरह कट जाता है, जैसे कि बंदरगाह सेवाएं, ईंधन भरने के ठिकाने, आपूर्ति और वित्तीय लेन देन, जो मुख्य रूप से पश्चिमी नियंत्रण वाली प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। विशेष रूप से प्रतिबंधित जहाजों ने अपने बंदरगाह दौरे लगभग 53% तक कम कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बंदरगाह उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं, जिससे उनका माल उठाने या उतारने की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। इसके अलावा इन जहाजों द्वारा तय की गई कुल दूरी लगभग 84% तक घट गई। इसके अलावा हर नया प्रतिबंध स्थायी प्रभाव छोड़ता था। अक्सर एक जहाज की गतिविधि लगभग 35 हफ्तों या लगभग 9 महीनों तक ही सीमित रहती थी। जहाज से जहाज पर माल स्थानांतरण में लगभग 37% की गिरावट आई। हालांकि कुछ प्रतिबंधित जहाजों ने अभी भी ये स्थानांतरण करने में कामयाबी पाई, लेकिन उन्होंने ऐसा बहुत कम बार किया क्योंकि जोखिम बढ़ गए थे, निगरानी कड़ी हो गई थी और इच्छुक साझेदार भी कम थे। हाँ, नए प्रतिबंध असरदार हैं। और अगर रूस इस युद्ध को जारी रखता है तो हम आगे और भी अधिक उन्नत और बेहद लक्षित प्रतिबंधों की उम्मीद कर सकते हैं। याद रखिए, हर टैंकर नया हो या सेकंड हैंड या कबाड़, उसकी कीमत करोड़ों डॉलर होती है। उस भारी निवेश की भरपाई करने के लिए एक टैंकर को कई सफल यात्राएं पूरी करनी होती हैं। कल्पना करें, रूस ने नया टैंकर खरीदा या बनाया, पहली यात्रा पर भेजा और कुछ हफ्तों में नए प्रतिबंधों से ब्लैकलिस्ट हो गया। उस समय गणित बिल्कुल मेल नहीं खाता। रूस के लिए यह महंगा बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह जाता जब तक कि वे किसी तरह पूरी तरह से नया समाधान नहीं ढूंढ लेते। पश्चिमी नौसेनाएं और खुफिया एजेंसियां अब रूसी जहाजों की निगरानी पहले से ज्यादा आक्रामक ढंग से कर रही हैं। 2025 की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम ने नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर नॉर्डिक वार्डन लॉन्च किया, एक एआई आधारित प्रणाली जो समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे के खतरों का पता लगाने और शैडो फ्लीट पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। यह प्रणाली, जिसे जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स संचालित करती है, रडार, सैटेलाइट इमेजरी और एआईएस ट्रैकिंग डेटा को जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। 22 रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों जैसे व्यस्त इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सागर में संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों की शीघ्र पहचान। रिपोर्टों के अनुसार जनवरी-अगस्त 2024 में डेनिश स्ट्रेट्स में शैडो फ्लीट की गतिविधि 2022 की तुलना में 277% बढ़ी। नॉर्डिक वार्डन जैसी उन्नत एआई निगरानी की बदौलत अब पश्चिम इन छुपे हुए टैंकरों का पता लगाने, उनका पीछा करने और प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार है। इससे रूस की शैडो फ्लीट के लिए छुपे रहना काफी मुश्किल हो गया है। उम्मीद यह है कि इससे रोकथाम होगी, जिससे जहाज मालिकों, बीमाकर्ताओं और व्यापारियों को यह यकीन दिलाया जा सके कि इन जोखिमों के बदले मिलने वाला इनाम इसके लायक नहीं है। मार्च 2025 में चीनी सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल खरीद अस्थायी रूप से इसलिए नहीं रोकी थी क्योंकि तेल उपलब्ध नहीं था।
यह उनके कानूनी और अनुपालन अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण था, जो द्वितीयक प्रतिबंधों को लेकर चिंतित थे। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर या पश्चिमी बाजारों से बाहर होने का डर मिसाइल या नौसैनिक नाकेबंदी से ज्यादा असरदार है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अब यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर रूसी कच्चे तेल की कीमत सीमा को $60 से घटाकर $47.60 प्रति बैरल कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने उच्च मूल्य उत्पादों के लिए सीमा $100 और कम मूल्य फ्यूल ऑयल जैसे उत्पादों के लिए $45 तय की है। पिछली बार की तरह ही यह कदम अपने आप में रूस को तुरंत कमजोर नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से चीन और भारत जैसे देशों को अधिक दबदबा देता है मांग करने के लिए और भी ज्यादा छूट, जिससे मॉस्को के मुनाफे पर और दबाव पड़ेगा और रूसी युद्ध मशीन पर अतिरिक्त दबाव बनेगा। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए और अन्य प्रतिबंधों से समन्वय हो तो यह नई कम कीमत सीमा पुतिन के युद्ध को रोकने में मदद कर सकती है। $60 की सीमा से रूस को राहत मिली क्योंकि उसका कच्चा तेल अक्सर इसी सीमा के आसपास या नीचे बिकता था। लॉजिस्टिक दिक्कतों के बावजूद मॉस्को की युद्ध फंडिंग स्थिर रही, लेकिन उस सीमा को $47.60 तक लाना सब कुछ बदल देता है। इस कम स्तर पर तेल बेचना रूस के लिए इतना लाभकारी नहीं रह जाता कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रख सके और साथ ही महंगे युद्ध प्रयास को भी वित्त पोषित कर सके।